अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इट इज अगेन अ वेरी हेवी न्यूज़ डे। बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो तो हुआ ही है और उसकी तफसील भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ट्रेंड सा ही बन गया है जिस तरह हुआ है। एक तसलसल है, एक तसलसल है, वही तरीक़ाकार है कि शनाख्त करके कत्ल किया जाना। जब आपको ऐसी खबर मिलती है तो अगर आपको डिटेल ना भी पता हो तो अब पता चल जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। अब उसके लिए आगे किस तरह से चीज़ें चलेंगी मैनेज करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी हमने बयान सुना जिन्होंने कहा कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। तफ्तीश और तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें, जो दहशतगर्द हैं फितना हिंदुस्तान के, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए क्या पेशरफ्त है, उस सब पे बात होगी। लेकिन साथ साथ आपको पता है बारिशों से भी ज़रा एक डिस्ट्रप्शन हुई भी है। बिल्कुल, बारिशों से वैसे तो हर साल ही डिस्ट्रप्शन होती है, क्योंकि हर साल हम ज़रा शिद्दत जो है वो बारिशों की दौरानिया शिद्दत जो भी आप कहना चाहें पहलू जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। और मुल्क में मानसून सीज़न ऑब्वियसली चल तो रहा है, बेशतर इलाकों में बारिशें हो रही हैं और जम कर हो रही हैं, ठीक ठाक खुल कर हो रही हैं। कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई और लाहौर की बात करें तो लाहौर में कल सुबह 5 बजे शुरू होने वाली बारिश जो है वो 6.5 घंटे तक जारी रही। देयर वाज नो पॉज, होती रही। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाज़ इलाकों में 182 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। कैन यू इमेजिन कितनी बारिश हुई? मजमूई तौर पर लाहौर में कल 136 मिलीमीटर बारिश हुई है। इन पॉकेट्स 182 मिलीमीटर तक गई है बारिश। महकमा मौसमियात ने पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल अभी 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बारिश के बाद पूरा लाहौर पानी में डूब गया, लेकिन हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय जमहूरियत का गला घोंट रही है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और शाहराहें क्लियर कर दी हैं। अच्छा, ये जो बात होती है ना कि बारिश कितनी हुई है एंड ऑल दैट, मतलब वी कैन गिव यू द रिकॉर्ड्स, हम नंबर्स आपको बता रहे हैं कितने मिलीमीटर एंड ऑल दैट, लेकिन जो वहाँ लोग रहते हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली बड़ा अच्छा इसको जज कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं कि ऐसी बारिश पहले कभी हुई कि नहीं हुई, कितने लेवल की बारिश हुई। परहैप्स वो कोई उनका मेजरिंग पॉइंट नहीं होगा, लेकिन अपने तजुर्बे से बहुत वहाँ रहते हैं तो उनको पता चल जाता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली। बारिश हो रही थी, शुरू हुई थी और उसके बाद दोपहर तक ये सिलसिला उसी तरह जारी रहा, उसी रफ्तार के साथ जारी रहा, थमती थी फिर शुरू हो जाती थी और तेज बारिश होती थी। सो बारिश तो बहुत हुई है और इतनी बारिश, इतना पानी कहीं भी आ जाएगा और ये हकीकत है। जब इतना बारिश क्या है वही हम सारों को समझ आ गई है। सो वो इट इज अ फैक्ट। सो उस पानी को निकलने में टाइम लगता है और लेकिन कुछ जगहों से जल्दी निकल जाता है, जैसे इस्लामाबाद में जितनी भी बारिश आप कर लें तो वो इधर उधर चली ही जाती है। हमारे यहाँ अंदाजा करें कराची में अगर इस किस्म की बारिश हो जो कि हमने देखी है और उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद दिनों वो पानी जो था, वो तालाब जो था वो बना रहा था, तो लिहाजा इट्स नॉट ऑलवेज कि वो पानी निकल जाएगा, इट टेक्स इट्स टाइम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश दी है और कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी गर्दिश करती रही जिसमें इस सड़क पर गहरा शगाफ नज़र आ रहा है और दावा किया गया था कि ये लाहौर है। अब ऐसी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हम तो सीधा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास पहुंचते हैं, बिकॉज वी रियली वांट टू नो ऑन द ग्राउंड उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूम करते हैं कि ओवरऑल ज़ाहिर है बारिश तो होनी ही है, तो आना ही है। उसके बाद निकासी आपका सिस्टम कैसा रहा जब इतनी बारिश होगी तो वी वुड नॉट एक्सपेक्ट अ मिरेकल एज़ वेल। लेकिन उम्मे फरवा पहले तो ये बता दें, जो हम बता रहे हैं कि बहुत ही बारिश होगी और 6.5-7 घंटे चलती रही एंड ऑल दैट, आप जरा अपना तजुर्बा बताएं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जी, गुज़श्ता सालों के निस्बत जो कल बारिश हुई है उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि लाहौर में एक दिन में 250 मिलीमीटर बारिश भी हुई और बाज़ों का 300 मिलीमीटर बारिश भी हुई है। लेकिन ये बारिश इस तरह से होती थी वक्फे से, बीच में ब्रेक आ गई, कहीं हल्की कहीं तेज़ हो गई। कल तो मुसलसल 6.5 घंटे बारिश होती रही है और यही वजह हुई जब टोटल रिकॉर्ड हुआ तो 182 मिलीमीटर थी, जो कि गार्डन टाउन की तरफ थी। वहाँ पर रात 7 बजे तक बारिश का पानी रहा और उसको 7 बजे क्लियर भी कर दिया गया। एक फैक्ट ये है कि जब मुसलसल बारिश हो, जितनी मर्जी आप मशीनरी लगा ले, वासा की
इंतज़ामिया खड़ी भी हो जाए, जब तक बारिश में ब्रेक थोड़ी सी नहीं आएगी आपके लिए बारिश का पानी क्लियर करना मुमकिन नहीं है। और यही वजह बनी क्योंकि 6.5 घंटे होती रही और चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए वो जगह पे भी हमें पानी दिखा जहाँ कभी नहीं दिखा। जैसे हमने क्रीम ब्लॉक में देखा, ये बरकत मार्केट है और गुलबर्ग की साइड है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था कि लोगों का गुजरना मुश्किल हुआ था। लेकिन जैसे ही बारिश जो है तकरीबन 12 बजे के करीब काफ़ी हद तक हल्की हो चुकी हुई थी, कहीं जगह पे तो बिल्कुल रुक भी चुकी थी। जैसे बारिश रुकी है और उसके कुछ देर के बाद एक कंपैरिजन दे दिया कि पिछले कुछ सालों में हमने इससे बहुत ज़्यादा बारिश भी देखी है, लेकिन ये मुसलसल हुई है। वी गेट अ सेंस, ऑब्वियसली शदीद बारिश हुई है, ये भी मौसम कुछ बेहतर हुआ है उसके बाद, या फिर वही एक जो हबस का एक माहौल सा बन जाता होता है गर्मियों की बारिशों का, तो मौसम में कुछ बेहतरी आई है लाहौर में? जी बिल्कुल, कल जो बारिश हुई है उसके बाद तो 2 से 3 घंटे थोड़ा सा सुकून रहा गर्मी और हब्स और घुटन में, लेकिन उसके बाद फिर वही हल्की घुटन का एहसास जो है होना शुरू हो गया, हवा बंद हो गई थी। लेकिन आज भी इसी तरह की ही सूरत हाल है, बारिश तो नहीं हुई, हालांकि प्रेडिक्शन भी है, लेकिन ये है कि हवा इस वक्त बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत थी और गर्मी की शिद्दत का एहसास 45-46 तक चल रहा था, तो वो चीज़ है उसमें काफ़ी हद तक कमी है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है 33 है। अब जरा बता दें हमें फरवा, बारिश जब रुकी उसके बाद लाहौर में जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो नशेबी इलाके हैं, कितनी देर लगी पानी निकलने में? कुछ तो मशहूर है ना इलाके के, लक्ष्मी चौक वगैरह, वहाँ पे पानी ज़रा मुश्किल से निकलता है। क्या सूरत हाल रही ओवरऑल शहर में? और अभी व्हेन यू गो अक्रॉस द सिटी तो कहीं पानी खड़ा है या सब क्लियर हो गया? अब्दुल्ला, इस वक्त तो सूरत हाल इस तरह से है कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 6-7 बजे तक ऑलमोस्ट जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी था ना, उसको शाम 7 बजे तक तो क्लियर कर दिया गया था। अब लक्ष्मी का जैसे आपने बात की, लक्ष्मी के अंदर ऐसा सिस्टम वासा ने बना दिया हुआ है कि जैसे बारिश हल्की भी होती है तो उसके साथ वाटर टैंक बना हुआ है, पानी वहाँ पर सेव कर लिया जाता है। लाहौर में अब वो वाली सूरत हाल नहीं है कि पानी जो है कई दिन तक खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे 13 के करीब वाटर टैंक बना दिए गए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता था। जैसे ही बारिश होती है वो बारिश का सारा पानी उस वाटर टैंक के अंदर सेव कर लिया जाता है। उससे ये होता है कि फिर जो मसाजिद, जो गार्डन है और इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पर ये पानी जो है फिर इस्तेमाल किया जाता है। उसका ये फ़ायदा हो गया कि सड़कों पे अब आपको लाहौर में उस तरह से पानी दिखाई नहीं देता। मतलब ये भाई आपने इंटरेस्टिंग बात की है, और कोई ना कोई निज़ाम तो बनाया जा रहा है। पानी इतनी बारिश हो रही है तो उसको सेव भी करना चाहिए। इस पे ज़रा थोड़ी सी डिटेल दें कि ये वाटर टैंक्स जो हैं ये टैंकर्स हैं, मतलब अंडरग्राउंड है? नहीं, तो वो पानी फिर किस तरह जाता है जहाँ जहाँ आप कह रही हैं कि उनको कुएं समझने बना दिए? जी, जैसे कुएं बने होते थे ना, उसी तरह से अंडरग्राउंड के वाटर टैंक्स बनाए गए हैं और इसमें उन्होंने पूरा एक सिस्टम लगाया हुआ है, पाइप्स ऐसे बिछा दी हैं जिसके अंदर से पानी जो है उस वाटर टैंक में जाता है। हर वाटर टैंक की एक कैपेसिटी रखी हुई है और उसके अंदर जब पानी सेफ हो जाता है, वही पानी जितनी आसपास में ग्राउंड्स है ना, ग्रीन बेल्ट एरिया, उसमें वही पानी दिया जाता है। और आप जैसे बाकी जना में चले जाएं, रेस कोर्स वाली साइड पे चले जाएं, इसी तरह से माल रोड पे चले जाएं, तो वहाँ पर इस तरह के वाटर टैंक्स बना दिए गए हैं। पहले तो 2 से 3 के करीब थे, अब इस साल जो है 13, टोटल ये 13 के करीब इनकी तादाद हो गई है। वरना माल रोड के ऊपर पानी इतना ज़्यादा, कजाफी के इतराफ में तो इतना पानी होता था और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश और वहाँ पे पानी नजर और वहाँ तो जाना मुश्किल हो जाता था। वहाँ पे भी वाटर टैंक बन गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। चलिए जी, इसके अलावा आपने पूछा था कि लाहौर में किस जगह पे शिगाफ पड़ा था, इस्लामपुरा की साइड है। वहाँ पे जो रोड है, कल बारिश मुसलसल होने के बाद से काफ़ी गहरा शिगाफ पड़ गया और यकीनन अब 1 आध दिन में उसको जो है कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई जानी नुकसान हुआ इन बारिशों में लाहौर में? बिल्कुल, छतें तो गिरी हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। एक की डेथ का इतला है और बाकी लोग जो है छतें गिरने से ज़ख्मी ज़रूर हुए। बहुत शुक्रिया उम्र फरवा। थैंक यू। बिल्कुल आपने प्रिपेयर्ड फॉर मोर रेन, क्योंकि फोरकास्ट भी है बारिश की, दोबारा बारिश होगी और फोरकास्ट भी है, और मॉनसून चल रहा है, मतलब इसमें तो वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, यानी संडे तक मजीद बारिश होगी। लेकिन एक बात से तसल्ली हुई कि पानी इधर उधर मतलब जरा ज्यादा जल्दी निकल भी गया। पानी को स्टोरेज, जो सेविंग वाली बात की है, वो बहुत ज़बरदस्त मामला है और शगाफ का भी उन्होंने बता ही दिया कि कहाँ पड़ा है। ओवरऑल ओके।
अच्छा अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, ज़रा सियासी मंजरनामे से क्या ख़बरें हैं ये आपको बताना ज़रूरी है, लेकिन ये भी इत्तला है कि अभी तक इमरान खान साहब के साहबजादों के बारे में ये नहीं पता लग सका कि उनके पास कोई हमारा नाइकॉप है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो डुअल नेशनल तो नहीं है एज सच, सो उन्हें सर्टनली पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ा होगा। यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो डुअल नेशनल नहीं है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की जो एम्बेसी है या पाकिस्तान का जो पासपोर्ट ऑफिस है वो कंफर्म कर सकता है कि उनको कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट तो नहीं, नाइकॉप कभी जारी हुआ है या नहीं हुआ है, पासपोर्ट तो नहीं। तो जी खान साहब के बेटों की पाकिस्तान, और साथ ही उनकी तरफ से वीज़ा एप्लीकेशन भी अभी नहीं आई है कोई। तो अगर वीज़ा एप्लीकेशन नहीं आई तो फिर यानी विच मींस कि उनके पास कुछ होगा कि वो अपने नाइकॉप पे ही ट्रैवल कर सकते हैं। भी हो सकता है, उनका प्लान ही ना हो ट्रैवल करने का। नेचुरली दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस हम कर रहे हैं, हमें कुछ एज सच नहीं पता। लेकिन एक बात जो पता है कि उनके बेटों की पाकिस्तान आमद और एहतजाज में शिरकत की इतलात जो है उन्होंने PTI में नई हरारत जो है वो फूंक दी है। बड़ी एक्साइटमेंट है, हुकूमत माने या ना माने, लेकिन ऐसा तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमती हलकों में जो है वहाँ भी थोड़ी सी बेचैनी तो बहरहाल मौजूद टेंशन है। तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन कंसर्न तो होगा कि क्या होने वाला है, एक बेचैनी भी है। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पुरुमीद हैं कि कारकुन इस बार ज़रूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि पार्टी रहनुमाओं की वफादारी पर तो ऑब्वियसली सवाल उठता आया है। मगर ये तो इमरान खान के बेटे हैं भाई, ये तो उनके अपने बच्चे। कल आज शाहज़ाद खानज़ादा के साथ में ही दोबारा ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रहे थे कि वो आएंगे और अपने वालिद से मिलने की गर्ज से आ रहे हैं, किसी भी रैली या किसी भी प्रोटेस्ट या किसी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो यू नो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज वेल। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक्चुअली क्या कहा, ये सुन लीजिए। बड़ा वाज़े तौर पे बताऊं, जो मैडम जमाइमा का जो ट्वीट आया है, पोजीशन तो वो बड़ी क्लियर है कि दोनों बच्चे जो हैं वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं। उसमें तो कोई मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, और ये हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनको मुलाकात करने दें। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है तहरीक का, तहरीक एक सियासी जमात की तहरीक है, उसमें कौन शामिल होगा या नहीं होगा वो उन पे अपनी उनकी स्वाबदीद है। वो अगर शामिल होना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं शामिल हों तो तब भी उनकी मर्ज़ी है। ऑब्वियसली उनकी फ़र्स्ट एम तो ये है कि वो अपने वालिद साहब को मिलने आएँ। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये इस बार उस तरह नहीं है कि इस्लामाबाद में आके कोई किसी किस्म का धरना देना है या कोई डी चौक तक पहुँचना है। ये पूरे मुल्क में खान साहब ने कहा है कि पूरे मुल्क में गली गली में जो हमारी तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगी। यहाँ आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा मैडम जमाइमा का हम भी ट्वीट देख रहे थे और उन्होंने ज़ाहिर कहा है कि जी उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि मेरे बच्चों को फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं है, हालांकि तलाल चौधरी कह रहे हैं कि जेल में, मतलब उन्होंने अपना कंसर्न ज़रूर कहा दिया कि और ये भी कंसर्न जाहिर किया कि अब हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि अगर मेरे बच्चे गए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने ये भी लिख दिया है। अच्छा जी, इसमें अब मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमती लोग हैं उनका भी क्या मौक़िफ़ है, उनका भी मुख्तलिफ ही मौक़िफ़। कोई कहता है कि जी हम फैसिलिटेट करेंगे, कोई पहले कह रहा था हम एहतजाज करने देंगे, कोई कह रहा था हम गिरफ्तार कर लेंगे, कोई कह रहा था आने ही नहीं देंगे, वीज़ा ही नहीं जारी होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पूरी खबर तो इन लोगों को भी नहीं पता कब आएंगे बच्चे, कैसे आ रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन कहना बहुत कुछ है सारों का। सबका क्या कहना है ज़रा देख लीजिए। अगर वो आना चाहें, मेरी ज़ाती राय है कि उन्हें आने दें। बरतानवी शहरी भी तो आते हैं ना, दुनिया भर के शहरी आते हैं। हाँ, अगर वो यहाँ आके कानून की जो हदूद हैं, क़यूद हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको क्रॉस करते हैं तो आपके पास कानून है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्हें ये हक पहुँचता है, हम इसको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आके पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेना है या उनकी सियासत को ओन करना है तो फिर तो उनके लिए गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है।
गिरफ्तार होंगे तो फिर वो सही तौर पे जो है वो सियासी तौर पे अमर्ज होंगे ना। अगर वो वीज़ा लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से कंसर्न अथॉरिटी ज़रूर देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि उनका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। जब पर्पस ऑफ विज़िट वो ये टूरिज़म या टूरिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं लिख रहे, वो तो वहाँ पे लिख रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने। अब जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने आएंगे, मेरे नहीं ख्याल कि वीज़ा फॉर्म पे कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। वैसे ये बात थोड़ी सी मुझे ऑफ लगती है जब ये कहा जाए ना कि जी अरेस्ट होंगे तो फिर उनमें थोड़ा सा वो बनेगा कि दे विल बिकम पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट। नॉट रियली, दुनिया में हर जगह इस तरह नहीं होता कि आपका कोई बिहाइंड बार्स या अरेस्ट होना या वो जाना जरूरी हो। वैसे इमरान खान जब तक वो नहीं अरेस्ट हुए थे, मतलब वो भी तो लीडर थे ना। वो नहीं वो कहते थे ये कि ये जो उनके मुखालिफ सियासी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जेल जाएगा तो सियासतदान बनेगा, और वो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये तो शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए, ये कोई फख्र की बात नहीं। ये सारी कॉन्वर्सेशन ऑफ है। अच्छा जी, एनीवे आगे चलते हैं। जो पीटीआई के वकील कहें, रहनुमा कहें, उनका क्या कहना है भी देखिए। रहनुमा, अच्छा जी, बल्कि देखें क्या वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। फैसल चौधरी साहब बताइएगा सर कि क्या सूरत हाल है। अब इमरान खान की रिहाई की मुहिम में शरीक होने के लिए बता दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है कि उनके बेटे आएंगे। आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा, हुकूमत उन्हें वीज़ा दे देगी, उनको फैसिलिटेट करेगी आने में? देखिए, हुकूमत जो है वो वैसे ही बिला ज़रूरत घबरा गई है। अभी तो उनके आने का एक अंदिया दिया गया है, वो कब आते हैं, किस तरह से आते हैं। वीज़ा नहीं देंगे तो भी बहुत सुबकी होगी हुकूमत जो है, बिकॉज इनके पास अवामी हमायत नहीं है, तो ये हर छोटी बात पे घबरा जाते हैं। अगर इमरान खान साहब के बच्चे आते हैं अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए, और क्योंकि उनकी वो बात नहीं कराई जा रही फ़ोन पे 6 महीनों से, उनको दूर रखा गया है और कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद जो है वो एक्सेस नहीं है, तो आएंगे तो हुकूमत को तो जैसे ये देना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। और अगर वो आते हैं उनको वीज़ा भी दें, उनकी मुलाकात फैसिलिटेट करें। और बच्चे जो हैं वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज़ है। अगर कोई आते हैं तो तहरीक का ऐलान होता है या जो होगी, ये तो अभी तक कोई ऐसी सिलसिला तो हुआ नहीं। मुझे समझ में नहीं आती है कि हुकूमत के वज़रा जो हैं वो क्यों इस कदर घबरा गए हैं। और बिला वजह अगर कोई गिरफ़्तारी जो है, या इमरान खान के बच्चों की गिरफ़्तारी जो है, वो कोई बच्चों का खेल थोड़ी है क्या। उसमें तो अगर ये करेंगे किसी किस्म का तो पीटीआई की तरफ से शदीद रिएक्शन आएगा। चलिए, हुकूमत का रिएक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों घबरा रहे हैं, लेकिन कासिम और सुलेमान की आमद पर आपकी अपनी पार्टी में भी एक बड़ा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है, तो एक रिएक्शन तो हर तरफ हर किस्म का है। दिलचस्प चीज़ ये है कि जब ये पूछा जाता है कि खान साहब के बेटे बहनें वगैरह, बेसिकली उनकी फैमिली अमली सियासत में आ रहे हैं, तो पार्टी जो है बड़ी डिफेंसिव हो जाती है, पार्टी दिफाई सी पोजीशन में चली जाती है। अगर वो सियासत करना चाहें, इलेक्शन लड़ना चाहें दोनों बेटे, तो इसमें क्या हर्ज है? ये कबल अज़ वक्त है, स्पेकुलेशंस हैं। ऐसा कोई ऐलान जब तक नहीं होता तो उस पर तज्जिया जो है वो प्रजम्पशंस पे तो नहीं किया जा सकता ना, कि जी अगर ऐसा होगा और फिर वैसा होगा। अगर कोई इस किस्म का काम होगा तो फिर उस पर तज्जिया किया जाएगा। ऐसी अगर बात ही नहीं है तो उस पर किस किस्म का तज्जिया दिया जा सकता है। ये तो प्रजम्पट्री एक सवाल है और प्रजम्पट्री सवालों के जवाब तो नहीं दिए जाते। चलिए, ये सेशन होगी, लेकिन उनकी जो बहन पर्टिकुलरली अलीमा खान हैं वो तो सियासत में हैं। अब और किस तरह से इंसान सियासत में होता है। हाँ, अब और किस तरह से सियासत में होता है। सर, एक और बात यह है इस पूरे मामले में कि ज़ाहिर से बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है, और एक राय ये सामने आई, तज्जिया ये सामने आया कि इमरान खान साहब के बेटों को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें रिलीफ दिलवाने में नाकाम रही है, और पार्टी की क़यादत पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये अहल भी हैं क़यादत के या नहीं हैं। आपको इस बात में वज़न नज़र आता है? ये जब बच्चे आएंगे तो सबसे बड़ी पहली बात तो यार ज़ाहिर है वो एक यूनिफिकेशन का फैक्टर तो डेफिनेटली होगा। ज़ाहिर है वो किसी पार्टी का कोई ओहदेदार तो है नहीं। इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, इसलिए काबिल एहतराम भी हैं, लोगों को मोहब्बत भी है। इमरान खान साहब से जितनी मोहब्बत है उनकी औलाद से कुदरती अमर है कि उनसे जो है कनेक्ट करता है पीटीआई का वर्कर, उनकी फैमिली हो, बहनें हों या बच्चे हों। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लीडरशिप है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि लीडरशिप का कसूर है और
लेकिन जो सौंपतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जो रुकावटें उनके सामने हैं, जिस तरह से कॉर्नर किया गया है, तो अथॉरिटेरियन स्टेट इस वक्त मुल्क बना है, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं चल रहा। तो बहुत पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने उन्हें शहादतें भी दी हैं, मारे भी खाई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन 2024 हो, अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने वोट दिया है और अभी तक खड़े हैं, लोग मारे खा रहे हैं, फैमिलीज़ उठाई गई हैं, बिजनेस कारोबार तबाह किए गए हैं, उनकी पूरी फैमिली स्ट्रक्चर तबाह किया गया, घर की औरतों की तौहीन की गई है, लेकिन फिर भी लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और पार्टी के लोग भी खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर कहा जा सकता है कि वो इतनी आला औरफा नहीं है, और इसलिए तो वो तो फिर इमरान खान साहब को सोचना है कि अगर वो अपनी टीम नहीं बदलेंगे तो इसी तरह से शायद उनकी तकलीफ जो है तो वो जारी रहेंगी। शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि अभी तो स्पेकुलेशन है, और अगर अभी तो प्राइमरीली यही उनकी बातों से हमें तासुर मिला कि सिर्फ मुलाकात के कर्ज से आया जा रहा है, और अभी वेदर दे जॉइन द पार्टी और तहरीक चलाना है, ऑल दैट, ये कबल अज़ वक्त है। ये फैसल चौधरी साहब का ये कहना था। बट ऑफ कोर्स वी वांटेड टू नो मोर न्यूज़, और हमें लंदन से हमें पता करना था, तो हमने अर्लियर मुर्तज़ा अली शाह ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन में हैं और उनसे बहुत से सवाल किए और उन्होंने हमें जवाब दिए। तो पहला सवाल तो हमने यही उनसे पूछा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हामी हो या मुखालिफ, सब बड़े इंतज़ार में, देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, समथिंग इज़ हैपनिंग कि सुलेमान और कासिम कब आएंगे। तो लंदन में क्या इतलात हैं, क्या इरादे हैं, तो मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। जी, अभी तक जो सुलेमान और कासिम के पाकिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। सुलेमान और कासिम की तरफ से डायरेक्टली अभी तक इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं आई कि उनका भी प्लान है, और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या अलीमा खान ने उनसे ये बात करने के बाद ये स्टेटमेंट दी या उन्होंने ख़ुद दे दी। उसके साथ साथ ये बात भी अभी तक जो क्लियर नहीं है कि क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो अपने बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देंगे या नहीं, और इस हवाले से वो क्या समझते हैं। जो लाइकलीहुड यही है कि कुछ अरसे में ये स्टेटमेंट भी आ जाएगी कि शायद बानी तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे इन हालात में पाकिस्तान आए, लिहाजा जो ये मूवमेंट है उसको लाइकली उनकी जो लोकल लीडरशिप है उसको भी उसी को लीड करना पड़ेगा। लेकिन जो इस हवाले से जो बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सामने आई है, जो छोटे बेटे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने ये कहा है कि वो अमेरिका जा रहे हैं जहाँ वो कैंपेन करेंगे इस हवाले से अपने वालिद के हवाले से। इससे पहले वो यहाँ पर मीडिया को 2-3 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं पब्लिकली। अब उन्होंने पिछले काफ़ी हफ्तों से बल्कि चंद महीनों से उन्होंने ये इस हवाले से एक उन्होंने क्लियर पोजीशन ली हुई है, जिसमें वो बार बार अपने जो वालिद की जो अडयाला जेल में जो उनकी कंटिन्यूइंग जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट है, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उनके जाने के हवाले से बहुत सारी अब कॉम्प्लिकेशंस सामने आई हैं। आज जहाँ पर हम पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद हैं, जहाँ आकर हमने मुतलका हुकाम है उनसे पूछा है कि वहाँ पर उनका एग्जैक्टली इस वक्त जो वीज़ा स्टेटस क्या, उनके पास जो पाकिस्तानी जो कागजात हैं वो कौन से वाले हैं। तो उस हवाले से जो अब काफ़ी जो डाउट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में लग रहा है कि ये मामला पेचीदा होता जाएगा। अच्छा, ये पेचीदा होता जाएगा, और ज़ाहिर है स्टेप बाय स्टेप वो इस तरफ आ रहे हैं। आपको पता है ये इंटरव्यू जिसके हम विजुअल्स भी चला रहे हैं, फिर उनका एक्स पर बयान देना, स्टेप बाय स्टेप इन उर्दू इशारे दिए जा रहे हैं। तो वो इतने वोकल भी नहीं होते थे, इतने पब्लिक आई में भी नहीं आते थे, बट जस्ट द फैक्ट कि वो पिछले कुछ हफ्तों से आना स्टार्ट हो गए हैं, एग्जैक्टली कुछ महीनों से, एंड दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली दे वांट टू सी देयर फादर। तो ये सारी चीजें एक मोमेंटम पकड़ रही हैं। हाँ, उनकी वालिदा तो हमेशा से ही पाकिस्तान के सियासत पे बात करती रही हैं और अपना इजहार ख्याल करती रही हैं, चाहे अपने बेटे काफी प्रोटेक्टिव भी रहे हैं। बेटे हमेशा से प्रोटेक्टेड ही रखे उन्होंने, लेकिन बेटे अब इंटरव्यू भी दे रहे थे, हमने देखा इंटरव्यू आया, फिर वो एक्स पे बयान भी दे रहे थे। ये और फिर जब इनके बयान आते हैं, जब लड़कों की तरफ से कोई बात आती है, तो जमाइमा खान जो हैं वो खुद भी उसकी वजाहत देती हैं, बैक करती हैं। तो देयर इज समथिंग दैट इज देयर, एंड डेफिनेटली सब कुछ निकाल भी दें, पॉलिटिक्स निकाल भी दें, kids would want to see their father। मतलब ये तो बड़ी नेचुरल और नॉर्मल बात है, और वो उन्हें मिलने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सो मुर्तज़ा अली शाह से हमने जब ये पूछा कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वीज़ा को लेके, ज़ाहिर है वो हमसे शेयर कर रहे थे। आप अभी बता रहे थे कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं मुर्तज़ा?
जो इस प्रोसेस में आ सकती हैं उन्हें, वीज़ा उन्हें मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इस मुतालिक इनकी मतलब ये इनकी गोल्डस्मिथ फैमिली या फैमिली को तशवीश है? ये हमने पूछा मुर्तज़ा से, तो जवाब देख लें। जी, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त सुलेमान और कासिम के पास पाकिस्तान का जो अगर वो आज के हालात में अगर जाएं तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उस वक्त शायद पाकिस्तानी, अब दो तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या उनके पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाला जिसको जो निकोब कार्ड कहते हैं, क्या वो उनके पास दोनों के पास है या नहीं, या और अगर था कभी उन्होंने बनवाया था तो वो अभी तक एक्सपायर हो चुका है या कि नहीं। अगर एक्सपायर हो चुका है तो इन दैट केस उनको वो वीज़ा चाहिए, वीज़ा के बगैर वो नहीं जाएंगे। लेकिन वीज़ा अगर वो लेते हैं तो सिर्फ दो कंडीशंस हो सकती हैं, और वो या तो उसका मकसद टूरिज़म होगा या बिज़नेस होगा। टूरिज़म में और बिज़नेस में जाकर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, ये उस वीज़ा की कंडीशन है। अगर उनके पास निकोब है तो निकोब पे जाकर वो पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि उनके पास इस वक्त निकोब है भी या नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ कि जो बानी तहरीक इंसाफ को जब गोली लगी थी तो उसके बाद उन्होंने, उनके बेटों ने पाकिस्तान उनको विज़िट किया था। हमें ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं हुकाम कि उस वक्त वो वीज़ा लेकर पाकिस्तान गए थे। दैट मीन्स कि जब वो पाकिस्तान उनका लास्ट विज़िट था उस वक्त उनके पास निकोब कार्ड नहीं था। लेकिन ये इक्वल इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद उस विज़िट के बाद उन्होंने निकोब बनवा लिया और लिहाजा उस वक्त से लेके अब तक का तो ग्रे एरिया है। लेकिन जब लास्ट उनका विज़िट था उस वक्त उनके पास निकोब नहीं था। ख्याल ये किया जा रहा है कि उनके पास या तो निकोब है ही नहीं, और अगर है भी इस वक्त अभी नहीं है क्लैरिटी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वीज़ा लेके तब भी वीज़ा लेके आए हैं, तो विच ऑल्सो इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि वो डुअल नेशनल्स नहीं है और उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। एनीवे, वेलकम बैक। जी, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं क्योंकि टॉपिक भी है जिसमें हमने बात करनी है, क्योंकि आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद यही होता है कि बढ़ती आबादी के मसाइल से मुतालिक आगाही दी जाए। पाकिस्तान में आपको बता दें कि इस पर बात करना शायद दुनिया भर से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आपके सामने ही है और हर प्रॉब्लम जो हमारी है वो पॉपुलेशन के साथ ही जुड़ी हुई है। और इसकी वजह यह है कि हम 24 करोड़ लोगों से ज़ायद का मुल्क पहले ही है और हर साल इसमें 60 लाख लोगों का मज़ीद इजाफा होता है। यानी हर साल आबादी की शरह जो बढ़ रही है वो है 3.6%, which is massive. Which is 3.6%, which is probably the highest in the region. या हम देखेंगे कि हमारे से ज़्यादा कौन बच्चे पैदा कर रहा है। नहीं, कोई मुकाबला नहीं है वैसे। हाँ, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं हमारी इकोनॉमी पे, हमारे माहौल पे, हमारी फूड सिक्योरिटी पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी सेहतों पे, हमारे क्लाइमेट पे, इस सब पे हम बात करेंगे और हम इर्द गिर्द के मुबालिक से क्या सीख सकते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। पैनल हमारे साथ है। ऑन माय राइट डॉक्टर यास्मीन काजी ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि CEO हैं QZ कैटलिस्ट की। साथ ही आयशा लगारी बैठी हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं PSI की, पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल की। दैट्स राइट। और हमारे साथ डॉक्टर निगत शाह मौजूद हैं, सरबराह विमेन हेल्थ हैं, JPMC से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप सब खवातीन का। हम अपने सीधे हाथ दाएं तरफ से शुरू करते हैं। डॉक्टर यास्मीन, आपका वसी तजर्बा है, आपने बेतहाशा ग्रुप्स के साथ, NGOs के साथ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबके साथ काम किया। हम बचपन में अपने टीवी पे आबादी को कंट्रोल करने से मुताल्लिक इश्तहारात देखा करते थे। बच्चे दो ही अच्छे वाली बड़ी टैगलाइन थी, फिर उसको चेंज कर दिया गया, फिर उसकी इम्प्लिकेशंस आई। ये मसला जूं का तूं है। इनफैक्ट आबादी हमारी मजीद बढ़ रही है। सो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? जी, थैंक यू। सबसे पहले आपने बहुत इम्पोर्टेंट मौके पे जो है ये डिस्कशन उठाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जियो मैनेजमेंट से, while it's a great step, continue this conversation, because ये अभी हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, टाइम इतना कम है। सो जो what has been the barriers, सिस्टम बैरियर्स क्या हैं और डिमांड साइड के बैरियर्स क्या हैं, बोथ डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारा स्टेगनेंट हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, जो कि हमें पिछले 12-13 साल में नहीं बढ़ा है। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी दिहाई भी देखी है, जो 90s की डिकेड था, उसमें बहुत तेज़ी से CPR ऊपर गया था 10%, विच इज़ लाइक रिमार्केबल। दैट वाज द ओनली टाइम। दो वजूहात थी। एक पब्लिक सेक्टर का इनिशिएटिव था लेडी हेल्थ वर्कर्स का, विच वाज एबल टू गो टू वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल, मैसेज ले जाते थे, सर्विस ले जाते। दूसरा प्राइवेट सेक्टर का था, आयशा भी यहाँ बैठी हैं, जो
PSI ने ग्रीन स्टार शुरू किया और फिर एक सब सितारा, हाँ सब सितारा, और एक हमारा फ्यूचर्स ग्रुप भी आया था उस वक्त जो कि की सोशल मार्केटिंग था। सोशल मार्केट आपने प्राइवेट सेक्टर ने एक इनोवेशन की और एक इनोवेशन पब्लिक सेक्टर ने की, एंड यू वर एबल टू रियली डू अ 10% CPR। फिर क्या हुआ, हर चीज़ प्लेटियो हो गई। देखिए जो इसमें सबसे ज़रूरी बात है जो अभी हम शो शुरू होने से पहले करते, पॉलिटिकल कमिटमेंट है। इफ़ द पॉलिटिकल कमिटमेंट इज़ देयर, जो हमने बांग्लादेश में देखा कि वो हमसे कहीं ज़्यादा जो है बड़ा मुल्क था, और उनके प्राइम मिनिस्टर हर महीने, हमने उनसे पूछा व्हाट्स द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। प्राइम मिनिस्टर हर महीने बुला के सारे मिनिस्टर से कहते थे मुझे पॉपुलेशन में तुम लोग क्या काम कर रहे हो ये बताओ, और उनके वो नहीं थे कि वो कंट्रोल करें या बगैर बताए कुछ कर दे। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन वेमेन। आप वेमेन पे इन्वेस्ट करें, द गर्ल्स शुड गो टू स्कूल, स्टे इन स्कूल, ताकि उनकी अर्ली मैरिजेस ना हो, एंड देन दे आर एम्प्लॉयड। आप उनको स्किल सिखाएं। जाहिर है जब घर में हिस्सा डाल रही होंगी, खवातीन काम कर रही होंगी, तो वो हर वक्त प्रेग्नेंट होना तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अच्छा आयशा, आई मूव द कन्वर्सेशन अ लिटिल बिट। आपने अभी डॉक्टर यास्मीन ने बात की है, बांग्लादेश एज अ मॉडल लिया है जो कि इस्लामी मुल्क भी है और रीजनल भी ऑब्वियसली हमारे साथ है। अब उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल कर लिया, इसमें और आप मुल्क मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब बहुत से और मुल्क भी डाल लें। हमारी रीजनिंग क्या है कि हम इस तरफ क्यों पहुँच गए? और ख़ास तौर पर यू वुड नो कि वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, वो अवेयरनेस की अगर हम बात कर रहे थे, अब वो क्यों नहीं हो रही? वो 90s में इसलिए भी था बिकॉज़ वी हैव ग्रोन अप इन 90s। वो बम्बार्डमेंट थी चीजों की, मैसेजिंग की बम्बार्डमेंट। बच्चे दो ही अच्छे से वो हमें याद है, आज तक याद है। वो इट वाज इफेक्टिव, बट आज देन अगर 90s में आपने कहा कि अगर हो रहा था इट वाज इफेक्टिव देन। एब्सोल्युटली। आई थिंक द फैक्ट कि हम आज उस स्लोगन को याद कर रहे हैं और हमें वो याद है मींस दैट इट वाज इफेक्टिव टू सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम अ रिकॉल पर्सपेक्टिव एट लीस्ट। आई थिंक अभी जो हमारा इशू है एज अ कंट्री, वो एक तो डॉक्टर यास्मीन ने भी बता दिया, पॉलिटिकल विल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है इनोवेशन। हमने इनोवेशन भी तो कोई नहीं की ना, कोई नई चीज़ भी तो नहीं लाया। अगर आप 90s के दुनिया के लोग देखें और अभी के लोग देखें, 2025 में वी हैव चेंज्ड, लेकिन हमारा काम करने का जो तरीका है, लोगों को अप्रोच करने का जो तरीका है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका हो, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हों, या डिमांड लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हो, वो अभी भी वही की वही है कि वो एक फ्लायर जाएगा, वो एक औरत जाएगी, वो फ्लायर जा करके दिखाएगी, उस पर जाके कन्विंस करेगी। तो हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे भी नहीं फोकस किया है। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक वाइल पॉलिटिकल कमिटमेंट इज़ एन एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वॉट वी हैव सीन कि बाकी मुल्कों में जो है वो सक्सेस की रीज़न यही थी। कभी कभी जो आपकी आवाम होती है ना, वो जब एक एजेंडा को लेके समझती है, व्हेन दे अंडरस्टैंड इट, जब उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं और वो कहते हैं कि अब हमने ये करना है, तो आपकी जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पे भी प्रेशर आता है कि आप करें कुछ। एग्जैक्टली, आपके पॉलिटिशियंस पे भी प्रेशर आता है। अगर हम पब्लिक की तरफ से ये इंटरेस्ट या डिमांड अगर सोचे तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अब तो कुछ जाके आपको बताने की उस तरह ज़रूरत भी नहीं होगी, कैंपेनिंग भी शायद उस तरह से करनी नहीं पड़ेगी जहां आप जीरो से स्टार्ट करें, बिकॉज पीपल नो a lot, women know a lot, yes, how to go about it। वक्फा भी देना, actually that's people know about it। अवेयरनेस हमारे मुल्क में है। हमारा जो PDHS है, जिसको हम एक it's the main document that we review, अवेयरनेस ज़रूर है, बट उस अवेयरनेस की समझ कहाँ तक है? जैसे डॉक्टर यास्मीन भी कहती है, एक तो एजुकेशन की कमी है। जब एजुकेशन की कमी होती है तो कॉम्प्रिहेंशन की भी कमी आ जाती है। यू नो अबाउट द मेथड, बट डू यू नो कि इस मेथड को इस्तेमाल करने से मेरा फायदा क्या होगा? एक बच्चा पैदा करने की तो आपको समझ है, डॉक्टर निगत इस पे और बात भी करेंगी, लेकिन क्या कभी आपने बैठ के ये कैलकुलेट किया कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो अगले 2 साल में मेरा कितना खर्चा होगा, अगले 4 साल में मेरा खर्चा कितना होगा, 18 साल तक? उसकी इकोनॉमिक इंप्लिकेशंस है। और हम वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ अर्बन सेंटर्स नहीं है। हम जहां बैठे हुए बात कर रहे हैं, दिस इज पाकिस्तान, बट यू नो पाकिस्तान इज मच मोर देन दिस। और जी स्टैट्स, बस एक स्टैट इस पे ऐड कर दूं जो आयशा ने बड़ा सही कहा है। 99% people in Pakistan according to survey know about family planning, only 35% practice it, so there's a huge gap in information and converting it into action। डॉक्टर निगत शाह, जब आपकी मुलाकात होती है खवातीन से, और जाहिर है आपका रूरल सेक्टर से भी बहुत खवातीन से आप मिलती हैं, वो कह रही हैं कि पता होता है उन्हें। अगर पता होता है तो फिर क्या वजूहात हैं कि नहीं है कोई रुझान फैमिली प्लानिंग की तरफ? देखिए सर, पहले तो अगेन बहुत शुक्रिया इस फोरम पे हमें लाने के लिए और आवाम को इसके बारे में हम कुछ आशनाई दें इस थोड़े से टाइम में। तो मैं जिस यूनिट को हेड करती हूँ, बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है पाकिस्तान का,
और हम उसमें पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि मेरे पास जितनी औरतें आती हैं ज़्यादातर क्रिटिकल होती हैं। अभी तक हम पैसों की, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, मैं तो ज़िंदगियाँ देखती हूँ और मेरा सबसे प्राइमरी प्रेरोगेटिव, सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी माँ की जान बचाना होती है। माँ गई तो बच्चे गए, ये तो स्टडीज़ है ना। और हमारे जो सड़कों पे बच्चे नज़र आते हैं वो हमारे हॉस्पिटल की और हमारे मुल्क की रिफ्लेक्शन है। तो माँ की जान बचाने की मैं बात करूँगी तो उस सिलसिले में कॉन्ट्रासेप्शन को अब हम लाइफ सेविंग दायरे में ले आए हैं कि फॉर एग्जांपल कार्डियक पेशेंट है, हेपेटाइटिस पेशेंट है, अनीमिक, हर एक का हीमोग्लोबिन 10 से कम है। अब इतने बच्चे बैक टू बैक पैदा हो रहे होंगे तो ये इश्यूज तो डेवलप ही हो जाएंगे। और न्यूट्रिशन नहीं है, ये सब हालात सबको पता है। तो उस सिलसिले में जो हमने 2-3 चीज़ें की हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि एक तो ये कि पहले जब मैं पढ़ती थी तो वहाँ हमारे लिखा होता था मर्दों का आना ममनू है गायनी यूनिट में। अब हमने औताक बनाई वहाँ पर, वो मैंने पिक्चर्स शेयर की थी, शायद अगर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एक ट्रक आर्ट की तरह एक एरिया बनाया जहाँ लिखा है फैमिली की जिम्मेदारी, मर्द की जिम्मेदारी, फैमिली की खुशहाली, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं। मर्दों को बिठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। विजेक्टमी हमारे पास रोज़ की 10 हो रही है अब, क्योंकि मेल्स हैव बिकम एन इक्वल एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। अनटिल एंड अनलेस ये आएंगे कोई वर्थ वाइल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उनको समझाना है, और जब हम समझाते हैं, बात करते हैं, समझ जाते हैं। अच्छा मेरी बीवी की ज़िंदगी का सवाल है, मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, ये इंकरेजिंग बात है कि समझ जाते हैं, बिकॉज अगला सवाल हमारा यही है कि क्या रेजिस्टेंस मिलती है आगे से या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है। इट्स लिंक टू व्हाट यू आई वाज सेइंग अर्लियर कि देखिए अवेयरनेस और समझ में बड़ा फ़र्क है। अवेयरनेस ज़रूर है, लेकिन समझ वो जिस तरह से कह रही है, जब हम हमारा भी प्राइवेट सेक्टर में हम जब कम्युनिटीज़ में जाके काम करते हैं, हमने ये देखा है कि एवरी सिंगल टाइम हमने जब लोगों से जाके बात की है, उनको समझाया है, चाहे वो लोग हों या चाहे वो उस इलाके के रिलीजियस स्कॉलर्स हों, चाहे उस इलाके के स्कूल टीचर्स कुछ भी हों, एवरीवन अंडरस्टैंड्स, सब समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और वहाँ पे अपटेक भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। ये है कि क्या सवाल मैं आपसे कर सकूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी हमारा रिलीजन नेगेट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये परसेप्शन है, ज़ाहिर है गलत है। सो इस ये वाली रीजनिंग के साथ भी लोग आते हैं आपके पास? देखिए बहुत, अगर आप DHS का सर्वे उठा के देखें, रिलीजन की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव ना यूज करना 5वें-6ठे नंबर पे आता है। तो ये मिसपरसेप्शन है, ये मिसपरसेप्शन है कि लोग जो है वो अगर कोई भी काम नहीं करते तो जी मजहब की बात जरूर करते विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो है, जो बर्थ स्पेसिंग है, देखिए जो परमानेंट मेथड, तो अल्लाह मियां ने एक निजाम बनाया है। हाँ, बर्थ जो स्पेसिंग है उसको सारे रिलीजियस स्कॉलर इंडोर्स कर चुके। हाँ, वो लोग परमानेंट मेथड को नहीं करते, विच इज फाइन, बिकॉज एक औरत अगर बर्थ, फिर कुरान में हुक्म है 2 साल अपने बच्चे को दूध पिलाएं, विच इज इन अ वे अ नेचुरल, ऑल्दो इट्स नॉट 100%। तो आपका मतलब क्या है कि आप प्रेग्नेंट ना हो, बिकॉज द मोमेंट यू आर प्रेग्नेंट, अगर औरत हर एक बच्चा पैदा हो 4थे महीने वो प्रेग्नेंट है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग को ड्रॉप करेगी ना। फिर अज़ल का जिक्र है जंगों के ज़माने में, विड्रॉल मेथड जो होता है, जो पाकिस्तान में बाय द वे इज नंबर 2 मेथड दैट इज यूज्ड। सो बात ये है कि रिलीजन ने उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल कहा है, एक औरत को भी कहा है। और आपको पता है WHO ये कहता है, डॉक्टर निखत यहाँ बैठी है, कि एक औरत का जो जिस्म है उसको 2 साल लगते हैं आफ्टर अ डिलीवरी। तो फिर आप बेसलाइन अभी इस डिस्कशन में we have a few seconds literally। हाँ, सो बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सिंध इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ एक इंटीग्रेशन हुई है, एक ही मिनिस्टर पॉपुलेशन और हेल्थ दोनों को दे रही, क्योंकि पॉपुलेशन हेल्थ का ही टॉपिक है। उसको जब हम डिवोर्स कर देते हैं और चीज़ें टोटा बटोटा में होती हैं, इंटीग्रेट नहीं हो पाती। इंटीग्रेशन इज़ की। और मैडम ने कहा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बुलाती थी मंथली, मैडम हर 3 मंथली सब लोग बैठते हैं उनके साथ और वो रिव्यू मांगती हैं क्या किया। तो शी इज़ वेरी मच इनटू इट एंड फर्स्ट टाइम अ डॉक्टर, अ सेंसिटिव सेंसिबल पर्सन, वो मेरे यूनिट में रेगुलरली आती है। आज भी वहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी मीटिंग छोड़ के आई हूँ जिसमें मुझे जाने का इख्तिलाज कल्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर आएँ, देखें क्या कर रहे हैं और हमारा हाथ बटाएं। मीडिया के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो आप ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स को लेके आगे चलें, मुल्क बचाएं, माएँ बचाएं, बच्चे बचाएं। अच्छा, आई एम वेरी क्यूरियस, जल्दी से माएँ बचाएं, माएँ बचेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे सही से। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, आपने जो कहा ना कि ये 4th 5th रीजन था, ये जो हम रिलीजियस के, पहला दूसरा क्या था? आई एम जस्ट क्यूरियस कि क्या रीजन हो सकता है? टॉप पे है साइड इफेक्ट्स। औरतें छोड़ देती है कि उन्हें साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और ये शो करता है लैक ऑफ क्वालिटी, बिकॉज कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, होते हैं
आप एंटीबायोटिक एक को सूट करता है एक को नहीं करता है ना, हार्मोन्स हैं, तो वो इसमें शो करता है हमारा सप्लाई साइड की वीकनेस, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई अ वुमन व्हेन शी इज यूजिंग। उसने यूज किया। अच्छा, इससे पहले कि आप क्लोज करें, द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी इस पे बात नहीं हो सकती, यूथ एंगेजमेंट। पाकिस्तान हैज अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम यंग लोगों से तो बात नहीं करते। हमने परसों बिल्कुल बात की थी कि हम अपने तालीमी निज़ाम में तौलीदी सेहत जब पढ़ाएंगे तो इस पे भी सर्टनली बात होगी, अदरवाइज अभी तो उस पे बहस ही चल रही है सेनेट में कि पढ़ाना भी चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के डिस्कशन से एटलीस्ट ये पता चल गया कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तब तक हम आबादी को मैनेज भी नहीं कर सकेंगे शायद। सो थैंक यू। आज तो हमें बिल्कुल टच अपॉन किया है, बिल्कुल ही छुआ ही है इस टॉपिक को, बट वी विल कीप calling you guys again. Dr. Yasmin, Aisha and Dr. Nighat, thank you so much for being here with us. हम ले रहे हैं एक ब्रेक। पता मैं एक खबर हमारे सामने आई है, लेकिन वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि हमने बहुत बात करनी है उसकी, मतलब कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, हुमैरा असगर के केस से मुताल्लिक अपडेट ये है कि उनके अहल खाना पहुंच गए। उनके भाई की गुफ्तगू में मैं सुन रहा था सुबह को, और बहुत से सवालात तो वो उठा रहे हैं, इनफैक्ट हमारे भी उनसे बहुत से सवालात थे कि कुछ देर नहीं करती आने में, लेकिन उनका एटलीस्ट ये ज़रूर कहना था कि बिल्कुल कोई फैमिली जो है उन्होंने कता ताल्लुक नहीं ख़त्म किया था हुमैरा के साथ एंड ऑल दैट। बट फिर वो सवाल दोबारा से उठता है ना, तो 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस और व्हाटएवर कोई बातचीत अगर नहीं हुई तो क्या खौफ नहीं आया कि बच्ची किधर गई? एनीवे बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब यही बताया जा रहा है जो कि एक्चुअली हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या फैमिली ने हुमैरा अरशद की बॉडी को क्लेम कर लिया। वो तो कर लिया है, इनफैक्ट एंटायर कंट्री इज वेरी इन्वेस्टेड इन दिस खबर, बिकॉज हम इतनी क्लोज नेट फैमिली वाला मुल्क हैं और लोग हैं कि इतने महीने अपने रिश्तेदार को, अपनी बेटी, अपनी बहन से बातचीत ना होना और फिर ये न्यूज़ सामने आना, ये आम बात नहीं है। मतलब कॉलीग, बिल्कुल आम बात नहीं, दोस्त, क्या हम कहें, प्रोफेशनल ताल्लुक, किसी ने तो तहकीक की होती। कैसे हो गया कैसे ये इसीलिए इस खबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट समाजी पहलू है, सोशल पहलू है ये। कोई कह रहा है कि शोबिस की फील्ड में काम करने वाली लड़कियों के मसाइल और मसाइब सिर्फ वही जानती हैं, ये भी कहा जा रहा है। वैसे ये तो शो बिजनेस भी मुझे अजीब सी टर्म लगती है। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ शोइंग, मतलब ये अजीब टर्मिनोलॉजी, ये अजीब टर्मिनोलॉजी है। आर्टिस्ट की हम बात कर लें, मतलब ये कर लें, परफॉर्मर्स की बात कर लें, और वैसे तो हर जो कम्युनिटी होती है उनके अपने मसाइल ही होते होंगे ना, क्योंकि वो एक अपनी कम्युनिटी है भाई। फिर ये भी एक मसला है, ये ऑल्दो लोग जरूर कह रहे हैं कि एक्टर्स को मुआवजे नहीं मिलते। हाँ, ये भी है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये एक्चुअली बड़ी पुरानी बात है। हाँ, इस पे भी बात होती रही है, वो एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं और उनके प्रोडक्शन हाउसेस पैसे क्लियर नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप कोई बहुत जाने माने मजे हुए मशहूर अदाकार हैं तो हो जाएंगे, हाँ, लेकिन अदरवाइज आप ही काम कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्टें कर रहे हैं और फिर वो जो पैसा आपको मिल जाना चाहिए उसके पीछे भी भाग रहे हैं। मतलब ये सब कुछ हो रहा है। वैसे ये और इंडस्ट्रीज में भी है पाकिस्तान में, नॉट ओनली जस्ट फॉर द आर्टिस्ट। तो हुमैरा असगर की मौत से शायद ये मैसेज भी मिल रहा है कि समाजी राब्ते कितने अहम और ज़रूरी हैं, जो कि इधर उसका टोटल फुकदान हमें नज़र आ रहा था। लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एंड फाइंड आउट के व्हाट ही नोज। काशिफ मुश्ताक के हमारे साथी। काशिफ बताइएगा, अब इनके भाई ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, शीपा साहब के साथ वो खड़े थे, ये इनकी मैयत लेकर रवाना हो गए हैं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। और क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं काशिफ, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इंडिविजुअल्स जो हैं, सिटीजन्स, उन्होंने भी कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे टू मेक इट हैपन, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर फैमिली यहाँ नहीं आती है तो उनकी जानिब से जो है वो ये बॉडी यहाँ से कलेक्ट की जाएगी और तमाम तर अखराजात भी उठाए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ इनके भाई यहाँ पहुँच गए और उनकी जानिब से बाकायदा ना सिर्फ मीडिया टॉक की गई बल्कि इस मामले को थोड़ा सा क्लियर भी किया गया कि आया मंगल के रोज़ जो है वो ये लाश मिली है और उसके बाद से अब तक फैमिली क्यों कनेक्टेड नहीं थी या फैमिली की जानिब से क्यों जो है वो कराची से लाश को ले जाने के लिए प्रोसेस नहीं किया जा रहा था। तो उनकी जानिब से क्लियर किया गया कि वो 3 से 4 रोज़ से ना सिर्फ इलाकाई SHO जो गिजरी थाने के हैं उनसे कनेक्टेड थे, बल्कि जिस सर्द खाने में ये लाश पड़ी हुई थी वहाँ के जो सरबराहान हैं
उनके साथ भी कनेक्टेड थे। और उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया कि उनकी फैमिली में चूँकि करीबी किसी रिश्तेदार की जो है वो डेथ हो गई थी, तो इस वजह से करके वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस सदमे में थे और इस चीज़ को थोड़ा सा वो जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सके। जबकि उनकी जानिब से इस बात को भी क्लियर किया गया, चूँकि ये सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि आया फैमिली जो है वो पिछले 6-8 माह से जो है वो कहाँ थी और उन्होंने इनका पता भी नहीं किया उमैरा असगर का। तो इस हवाले से भी उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि जो है वो मुसलसल राब्ते में रहती थी उनकी वालदा भी उमैरा असगर से, लेकिन चूँकि उनका अचानक से नंबर बंद हो गया था तो इसलिए करके जो है वो राब्ता उनका नहीं हो सका था। इस हवाले से जब जिस फ्लैट से अब्दुल्ला नुमा ये लाश मिली, उस फ्लैट के इलाका मकीन हों या फिर नीचे शॉपकीपर हों, जब हमारी उनसे भी बात होती है, असल ये मामला जो है ये यहीं से ओपन हुआ। वो इस तरह हुआ कि जब ये लाश मिल गई और उसके बाद से पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया कि ये लाश 15 से 20 दिन पुरानी है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे उनकी जानिब से बाकायदा इस चीज़ को क्वांटेशन की गई कि ऐसा लगता है कि 6 माह से 8 माह पुरानी ये लाश है। और इस हवाले से इस तरह क्लियर किया गया कि जो शॉपकीपर थे, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ से जो भी ग्रॉसरी के आइटम इन्होंने ख़रीदे थे वो 6 से 8 माह पहले ख़रीदे थे। फिर जो उमैरा असगर हैं ये एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती हैं और जो 1st फ्लोर पर जो इनके पड़ोसी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो है वो उन्होंने भी इनको 6 से 8 माह पहले जो है वो यहाँ देखा था। तो यहाँ से चीज़ें ओपन हुई। उसके बाद जब पुलिस की तफ्तीश यकीनी तौर पर आगे बढ़ी तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो इनके घर के अंदर फ्रिज मौजूद था उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनकी एक्सपायरी भी कुछ अक्टूबर की जो है वो सामने आई। तो इन तमाम तर चीज़ों के शवाहिद इकट्ठे किया गया है और यहाँ से मालूम हुआ कि इस वक्त where do we stand right now? अब क्या उमैरा असगर की बॉडी जो है वो उनकी फैमिली ले गई है, मतलब इस वक्त चीज़ें कहाँ हैं? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो बॉडी है वो उनके भाई के हवाले की गई और वो यहाँ से लेकर लाहौर रात के जो है वो रवाना हो गए। अच्छा, अब उनके भाई अपनी गुफ्तगू में काशिफ उनके भाई अपनी गुफ्तगू में इस पे बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हो सकता है किसी और के पास दूसरी चाबी हो, कोई मेरी बहन को कत्ल करके मुबैना तौर पर चला गया हो। उन्होंने खुद ही इस मामले में बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं जो नेचुरली हमारे जहन में भी आते हैं। वो तो वजह शायद पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हतमी आएगी तभी वजह मौत की पता लग सकेगी, लेकिन कोई सीसीटीवी कैमरा इस बिल्डिंग में, खैर पता नहीं उसमें भी 9 महीने पुराना रिकॉर्ड होगा नहीं होगा। पुलिस ने और शवाहिद कोई इकट्ठे किए, कोई फ्लैट से कुछ चीज कोई क्लू मिल सका। और दूसरा काशिफ के पोस्टमार्टम हुआ है कि नेचुरल डेथ थी, मतलब इसका तयन हुआ है ना अभी, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो इट कुड बी फाउल प्ले, कुछ भी हो सकता था। इतनी खामोशी से ख़त्म हो गई एक लड़की, एक वेल नोन पर्सनैलिटी। तो दोनों पहलू में देखा जा रहा है कि इट माइट नॉट बी अ नेचुरल डेथ। बिल्कुल पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है और जो पोस्टमार्टम है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो जो है वो 1 से 2 रोज़ में मंजर आम पर आएगी और उस हवाले से पता चलेगा कि वजह मौत क्या थी। जबकि जो कानूनी कार्रवाई में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो इनके भाई गुज़िश्ता रोज़ यहाँ आए थे उनका DNA जो है वो भी लिया गया है और इस हवाले से भी जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उन्हें जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। जबकि इब्तदाई तौर पर चाहे वो SSP साउथ हो या फिर DIG साउथ हो, उनकी जानिब से इस मामले को ये बताया जा रहा है कि अब तक जितने भी शवाहिद मिले हैं उनसे ये लगता है कि जो इनकी वजह मौत है वो नेचुरल है, तबई मौत है और इस हवाले से मामले को चेक कर रहे हैं। जबकि घर से जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हों या दीगर चीज़ें हों, तो उन शवाहिद से भी इब्तदाई तौर पर जो है वो ये नहीं लगता है कि कोई जो है वो खुदा न खास्ता किसी ने अटैम्प्ट किया हो मर्डर का। लेकिन पुलिस जो है चूँकि इस मामले को काफ़ी संजीदा से ले रही है और मुख्तलिफ पहलुओं से चेक कर रही है। अच्छा, अब जरा एक और बात कर लेते हैं काशिफ, आप हमारे साथ ही हैं। ऑब्वियसली ये तो बड़ी ट्रेजिक पहले होगी, अगर नेचुरल डेथ भी है, शी वाज अ वेरी यंग वुमन, तो नेचुरल डेथ भी कैसे होगी, बट एनीवे वी विल वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लियारी बिल्डिंग के गिरने का वाकया जो है उस पर कोई पकड़ धकड़ हुई, कुछ अफसरान की पूछताछ, किसी को निकाला गया? बिकॉज वो मामला तो लगता है कि वो, और फिर मुतासरीन किधर गए वहाँ के, बिकॉज गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बताइएगा क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस वाक़े का गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया बगदादी थाने में और उसमें बाकायदा 6 डायरेक्टर SBCA
2 डिप्टी डायरेक्टर्स और 2 बिल्डिंग कंट्रोल के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया। ये जितने भी लोग हैं इन्हें पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें एक डायरेक्टर जो हैं वो अब तक जो है वो नहीं गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जाना है। ये तमाम तर डायरेक्टर्स हों, डिप्टी डायरेक्टर्स हों या फिर जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये 2022 से लेके 2025 तक जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स रहे हैं। तो इसलिए करके इस अरसे के अंदर जो भी इंस्पेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स थे तो उन तमाम तर लोगों को जो है वो बाकायदा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो है वो सरकारी काम में अपने जो है वो इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी ये दफात शामिल की गई हैं और साथ साथ कत्ल बिल सबब की भी दफात शामिल की गई हैं। जबकि जो मुतासरा बिल्डिंग है उस हवाले से भी बताया गया कि ये 527 गज़ की मुरब्बा गज़ की जो है ये बिल्डिंग का प्लॉट था और इस पर ये बिल्डिंग कायम की गई थी और 20 फ्लैट जो हैं वो इस बिल्डिंग पर कायम थे। तमाम तर फ्लैट के हवाले से भी जिक्र कर दिया गया और बिल्डिंग के हवाले से ये बताया गया कि बिल्डिंग के 4 मालकान हैं और चारों मालकान को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मुकदमा है वो काफ़ी डिले जो है वो दर्ज किया गया है। जबकि जो लोग मुतासरीन के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि किसी ने भी उनके साथ अब तक जो है वो कॉन्टैक्ट या कोऑपरेट नहीं किया है। इस हवाले से वो जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अच्छा काशिफ, कमिंग बैक टू द होल स्टोरी, पता नहीं अब ज़ाहिर है हम इस बारे में बात करना शुरू हो गए। एक सवाल बड़े दिन से शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जब कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही होती है तो इतना ताफुन होता है कि अगर कोई जानवर भी कहीं मरा हो ना छोटा, तो आपसे उस विसिनिटी में खड़ा नहीं हुआ जाता। और ये एक छोटी बिल्डिंग है, ये कोई 1000 गज का बंगला नहीं है जहाँ पे नीचे दुकानें हैं, नीचे फ्लैट है। हाउ कम इनको बदबू नहीं आ रही थी? अब्दुल्ला, बिल्कुल ये ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है और जो हुमैरा असगर का फ्लैट था ये 3rd फ्लोर पर था। एक फ्लैट पर जो है वो एक फ्लोर पर जो है वो 2 फ्लैट मौजूद हैं। जो हुमैरा असगर के घर के सामने वाला जो फ्लैट है उनसे जो है वो मेरी बात हुई। उनकी जानिब से बताया गया कि वो 2025 में बैरून मुल्क से यहाँ जो है वो मुंतकिल हुए और वो इस वजह से उनको इस मामले में कोई चीज़ जो है वो नहीं मालूम है। जबकि जो 1st फ्लोर पर एक फैमिली रहती है, जब हमने उनसे पूछा कि आया आपको कोई इस हवाले से स्मेल नहीं आई, कोई जो चीज़ महसूस नहीं हुई, तो उनकी जानिब से बताया गया कि उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और चूँकि वो 3rd फ्लोर पर रहती थी और ये 1st फ्लोर पर रहते हैं तो इस तरह का ताफुन कोई चीज़ जो है वो फील नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ उनकी जानिब से बताई गई कि 2024 में ही जो है वो उन्हें एक स्मेल फील हुआ, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया और उसके बाद से स्मेल जो है वो चली गई और उन्हें मालूम नहीं हुआ। जबकि जो 3rd फ्लोर पर इनके पड़ोसी 2025 में शिफ्ट हुए, उनसे जब हमने पूछा तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई स्मेल है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी लगा कि जो ये सामने वाला उनका फ्लैट है चूँकि काफ़ी अरसे से बंद है तो शायद बंद होने की वजह से जो है वो इस हवाले से कोई चीज़ उनको सामने नहीं आई। जबकि जो अच्छा, ये भी कहते हैं वो जो स्मेल की आप बात कर रहे हैं कि शुरू के कुछ अरसा आती है और फिर अगर बहुत ही महीने गुजर जाएं तो वो ख़त्म भी हो जाती है। और यहाँ तो मतलब लिटरली लगता है कि ये अरसा ही नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। अच्छा, एक और खबर सुने जरा, ये सुन के तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है, निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची का मुसाफिर जद्दा पहुँचा दिया। कैसे हो सकता? हमारी भी ऐसी किस्मत हो, मैं तो कहती हूँ कि आप जद्दा पहुंच जाए, मतलब कुछ भी नहीं, उस बेचारे के लिए तो मुसीबत बन गई, उसके लिए तो मुसीबत बन गई। लेकिन मेरी बात सुने, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंजेस अलग, ठीक है, मतलब दाखिल होना अलग। जब आप जाते हैं दाखिल होने से जहाज तक ट्रैवल करने तक वो प्रोसेस पूरा होगा आप जहन में, जब से मैंने सुना है ना वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सोच रहा हूं मैं। आप लाहौर से कराची जाना हो और गलती से आप पेशावर पहुंच जाएं तो देन आल्सो इट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस, क्योंकि आप एटलीस्ट यू आर इन द सेम लाउंज। आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करने में इंटरनेशनल में कैसे पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाकई के जिम्मेदार ठहरा दिया है और अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। तारिक अबुल हसन है हमारे साथी, हमारे साथ, उनसे जरा बात करते हैं। तारिक भाई बताइएगा, मतलब कैसे हो सकता है, हम क्या एज्यूम करें, लाहौर मतलब कराची में अलग अलग लाउंजेस हैं, जाहिर है बिल्कुल ही दाखिली रास्ता ही अलग है, लाहौर में भी, और क्या लाहौर में भी दाखिली रास्ते अलग हैं। एयर होस्टेस तो छोड़ दें, नहीं उसको पता चल गया था, पता चल गया था। उससे पहले 6 जगह आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए अपना पासपोर्ट शो करना पड़ता है, इमिग्रेशन होती है।
हाउ कम? तारिक जी, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल हुई। उससे पहले थोड़ा सा मैं लाहौर का जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ की सिचुएशन थोड़ा सा समझनी होगी, इसलिए कि इस्लामाबाद लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं, खासकर इंटरनेशनल लाउंज में। तो रात 10 बजे के बाद जो है वो कुछ फ्लाइटें शिफ्ट कर दी जाती हैं डोमेस्टिक लाउंज की तरफ, और वहीं इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह बने हुए हैं सब कुछ, और उसके बाद जो है वो वहाँ से इन दोनों इंटरनेशनल फ्लाइटें भी ऑपरेट हो रही हैं। तो इस तरह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के जो पैसेंजर्स हैं वो मिल जाते हैं, और जो फ्लाइट्स की तरफ जाने का रास्ता यानी तैयारे में जाने का रास्ता है वो एक ही बन जाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी। और आगे जाने के बाद फिर जो है वो पैसेंजर डिवाइड होते हैं और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो पैसेंजर था जिसका नाम है शाहजेन मलिक है, तो इसने अपना बोर्डिंग कार्ड जो स्कैन किया है वो डोमेस्टिक पर ही किया है। अच्छा तारिक, सॉरी टाइम कम है, जल्दी से ये भी बता दें कि क्या वाकई जहाज में बैठे हुए एयर होस्टेस को पता चल गया था कि ये गलत पैसेंजर आ गया है गलत जहाज में? जी बिल्कुल नहीं पता चला। जो केबिन क्रू था उसको इस वक्त जब उसने अपना कार्ड दिया है बोर्डिंग कार्ड, तो उसी वक्त ही जो है वो एयर होस्टेस को देख लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर्फ सीट नंबर देखा और उनको बिठा दिया जहाज के ऊपर, और ये फिर जब जहाज तकरीबन जो है वो 2 घंटे की फ्लाइट हो गई, पैसेंजर को भी तशवीश हुई कि भाई मैं अभी तक जहाज उतरा क्यों नहीं है, और जब उसने एयर होस्टेस से पूछा है तो तब पता चला कि ये तो पैसेंजर जो है वो कराची का था जो कि जद्दा की फ्लाइट में बैठ गया है, और ये दोनों एक ही एयरलाइन की फ्लाइट थी, बैक वक्त एक ही एयरलाइन की फ्लाइट, एक को जद्दा जाना था और एक को कराची आना था। तो इसलिए भी पैसेंजर जो है वो तफरीक नहीं कर सका कि जहाज तो अलग अलग एयरलाइन का नहीं है, इसलिए कि दोनों जो है फ्लाइट एक एयरलाइन की थी। बहरहाल जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ने जो है वो उसे रोके रखा और जहाज के अंदर ही बिठाया रखा। अगली फ्लाइट से उसी एयरलाइन की अगली फ्लाइट से जो है वो उसको लाहौर वापस भेज दिया था। अभी पैसेंजर कराची पहुंच चुका है। थैंक यू फॉर द न्यूज़ मदर। दिस इज सच अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द वर्किंग्स ऑफ द एयरपोर्ट एज वेल, कि कैसे आपने पैसेंजर को हम क्यों ब्लेम करें। ऑल्दो पैसेंजर भी जब बैठ गया होगा तो अनाउंसमेंट्स होती हैं कि हम इतने घंटे में इस शहर या मुल्क या जहाँ भी जा रहे होते हैं पहुँच जाएंगे, लेकिन इंसान कभी कभार कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो बातें शातें हो रही होती हैं। But what about the airport? They need to be so many questions, and somebody needs to be held responsible for this. समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत आपका स्टैंप लगनी होती है, एग्जिट होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट का एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल ही अलग है। लेकिन वो बताया है ना कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो लाउंजेस कंबाइन कर दिए थे, आरजी सेपरेशन बनाए, क्योंकि ये तो अजीब सी बात है। नहीं फिर वरना बाकी लोग आगेंगे ना कि जी उसको तो जद्दा भेज दिया, हमें क्यों नहीं भेजा। आप कहाँ जाना चाहेंगी गलती से? पेरिस। अच्छा मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया। अच्छा बहुत सी बातें रहती हैं भाई। आगे बढ़ेंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में सीज फायर कराने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। एक मरतबा फिर बाकी दुनिया भी इस मामले में कोई फैसला कुन किरदार अदा करने में नाकामी रही है। इसराइल की हरधर्मी जंगबंदी में बड़ी रुकावट समझी जा रही है। इसराइल कहता कुछ और है लेकिन करता वही है जो वो कर रहा है, और कितने अरसे से कर रहा है, अपनी मर्जी से भाई, जो अपनी मर्जी से। इस वक्त भी गजा में इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म जारी है। इजरायली हमलों में कल भी 105 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। चंद दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि क्या कहा था एक्चुअली वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन वो उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि सीज फायर जल्द हो जाएगा। अच्छा, इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने जो है वो हालिया दौरा अमरीका पर ट्रंप से मुलाकात की और दुनिया को तवक्को थी कि गजा में जंगबंदी से मुतालिक शायद कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब ताज़ा इतलात ये है कि गजा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं उनके, और हमास ने 10 इसराइली यरगमालियों की वापसी पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। बहुत सी एक्चुअली इसमें डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स टॉक टू आवर गेस्ट जो हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार, साबिक सेक्रेटरी खारजा। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब इस बात को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं जब ट्रंप ने ऐलान किया था कि गजा में जंगबंदी होने वाली है, और बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये बताया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेतन्याहू अब ट्रंप की भी नहीं सुन रहे और ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जंगबंदी तो वहाँ होगी जहाँ दो फरीक आपस में जंग कर रहे हों। यहाँ तो एक ही फरीक दूसरे फरीक पर गोलियां बरसा रहा है, बम बरसा रहा है, नहते शहरियों को मार रहा है।
तो एक तो जंग बंदी का लफ्ज ही बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, जो पहले हुआ था मुआहिदा, जिसके नतीजे में कुछ इसराइल के जो मगवी थे, जो होस्टेजेस थे, वो रिलीज हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? फौरन ही बमबारी शुरू कर दी थी इसराइल ने। तो क्या ये नहीं दोबारा होगा कि अगर ये हो भी जाए, फर्ज किया इस किस्म का कोई समझौता, तो क्या इसराइल छोड़ देगा? वो तो फिर वो तो सिर्फ अपने जो हॉस्टेजेस हैं वो रिहा करवाना चाहते हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं है। इसराइल के जो इरादे हैं वो तो सब पे वाजे हैं कि वो पूरे का पूरा गजा खाली कराना चाहता है, वेस्ट बैंक खाली कराना चाहता है, वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहा है, और अमेरिका की मुकम्मल तौर पर हमायत उसके शामिल है। ये हो सकता है कि कुछ मामलों में वो अमेरिका की भी ना सुने या अमेरिकी सदर की भी ना सुने, क्योंकि उसको पता है कि पूरी कांग्रेस जो है अमेरिका की वो इसराइल के साथ है। लेकिन बिलअमूम तो सारे अमेरिकी उनके साथ ही। आपने देखें कि इसराइल के जोर देने पर उन्होंने बाकायदा हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, और वो फिर खैर जंग बंद हो गई, अच्छा हुआ बंद हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कोई समझौता ऐसा नहीं है, कोई ऐसी डील नहीं है, कोई ऐसा जंग बंदी नहीं है जिसका कोई एतबार किया जा सके। तो बड़ी मुश्किल में है गजा के लोग, क्योंकि ना इसका फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई आगे कोई सिलसिला बन रहा है, कोई सही जो हल है वो नहीं निकल रहा। आपको क्या लगता है अब ट्रंप की कोई जेन्युइन कोशिश है या नहीं है? पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन गजा में तो अब हद ही हो चुकी है। एक जेनोसाइड चल रहा है और चला जा रहा है। अमेरिका के अलावा रूस है, चीन है, पूरा यूरोप है। क्या इन हुकूमतों की, यूनाइटेड नेशंस है, कोई इंटरवेंशन हो सकती है, कोई जिम्मेदारी है? हम एक ऐसे अजीबोगरीब दौर में दाखिल हो गए हैं जहाँ ना सिर्फ कोई कानून नहीं रहा, बल्कि मैं कहता हूँ कि कोई अखलाकियात भी नहीं बची। आपने देखा है कि इतना बड़ा जुल्म हमारे सामने, मुझे तो मंगोलों का दौर लग रहा है, हो रहा है, कि जिसके अंदर एक वहशियाना बमबारी हो रही है और कोई मुल्क नहीं कुछ कर पा रहा। अमेरिका तो वैसे ही इसराइल के साथ है, लेकिन यूरोप के ममालिक भी कुछ बोलते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, और अरब ममालिक भी कुछ नहीं कर पा रहे, मुसलमान ममालिक भी कुछ नहीं कर पा रहे, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और मगरिब में तो फिर भी लोग उठे हैं, यहाँ मशरिक में तो लोग भी कम ही उठे हैं। तो मुझे बड़ा दुख भी होता है और इस बात का एहसास भी हो रहा है कि ये जो दुनिया में एक निज़ाम टूट गया है ना, रूल बेस्ड ऑर्डर, जिसकी वजह से जगह जगह जंगें फूट रही हैं, ये कुछ उसका भी शाखसाना है कि गजा में लोग मर रहे हैं और कोई कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके अपनी उसके ऊपर जिक्र नहीं पहुंच रही। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर इसराइल ने इनको निकालने की वहाँ से कोशिश की और ला के अब अरब मुल्कों में आबाद करने की कोशिश की, जो अमेरिका भी चाहता है कि इनको उर्दन में, मिस्र में, शाम में, सऊदी अरब में आबाद किया जाए, लेबनान में, वहाँ पे अलबत्ता आप देखेंगे कि सारे अरब मुल्क एकदम से हरकत में आ जाएंगे, क्योंकि फिर उनके अपने मसाइल जो हैं बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए वो भी नहीं होने का। तो अगर वो नहीं होने का तो और ये लोग बेचारे वहीं पे पिसते रहेंगे और मारे जाते रहेंगे, तो ये हमारी इंसानियत के ज़मीर पर एक इतना बड़ा धब्बा है। और इसराइल जो है वो पूरी दुनिया में एक पराया स्टेट बन जाएगी, एक ऐसी स्टेट बन जाएगी जिससे सब नफरत करेंगे। और ये जिस हॉलोकॉस्ट का ये जिक्र करते थे जंग अजीम 2 में, ये उससे कई गुना बड़ा हॉलोकॉस्ट ये गजा के अंदर कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है। लगता यह है कि इसका कोई ऐसा हल अभी मुझे सामने नजर नहीं आ रहा। उससे कई बड़ा हो चुका है। अफसोस की बात है। वैसे एक तो नेचुरली आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की कि जैसे ही ऐसी कोई बात होगी कि इनको यहाँ से निकालो और अरब मुल्कों में इनको सेटलमेंट करने दो, तो तब ये सारे उठ जाएंगे कि ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज रखना नहीं है। तो लिहाजा स्टे देयर एंड सफ़र and die basically, because वो आपकी किस्मत है। it's a tragedy and it is being, जिसको कहते हैं ना, headlined in front of our eyes, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। and the world is witnessing it। अच्छा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
देश के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी हैं। कराची में लगे कैंप में खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। काबिल इत्मीनान बात यह है कि स्क्वाड में तजर्बाकार और नौजवान दोनों तरह के खिलाड़ी शामिल हैं। बज़ाहिर पाकिस्तानी स्क्वाड खासा मुतवाज़न है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाज़ खिलाड़ियों की पोजीशन पर बातें ज़रूर हो रही हैं। तो इस पर हम भी बात कर लेते हैं। किसको ऊपर खेलना है, किसको नीचे खेलना है, यही सारी बातें होती है ना कि क्या सारों का दर्जा है, लेकिन इस मामले में शायद अभी चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्लियर नहीं है। और कहा जा रहा है कि नए कोचेस अगर अभी से इस पर काम करना शुरू कर दें तो इससे ना सिर्फ खिलाड़ियों की इनफरादी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है, बल्कि मजबूई नताइज भी टीम के हक में हो सकते हैं। एंड दैट इज़ एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी ऑल वांट, राइट। अच्छा, ये भी बता दें आपको कि हारिस और साहबजादा फरहान, हाँ, दोनों विकेट कीपिंग कर सकते हैं, मगर अभी तक क्लियर नहीं है कि जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ये वो चीज़ें हैं दैट नीड टू बी डिसाइडेड। बात करते हैं इसी पे। राशिद भाई हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान हैं। राशिद भाई, मुतवाज़न तो है, स्क्वाड भी आपके सामने आ गया है। हाँ, लेकिन फिर वही वाली बात होगी ना, जैसे हमने अभी एग्जांपल विकेट कीपिंग का ही दे दिया है। ये फैसले कब हो जाने चाहिए या फिर इट्स ओके आराम से हो जाएंगे? देखिए, विकेट कीपर बहुत अहम शोबा है और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होने चाहिए। साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एज ए ओपनिंग बैट्समैन किया है, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हो, चाहे वो पेशावर गजनी से या कराची किंग्स से या केपी से खेल रहे हो, पेशावर से, तो उन्होंने ओपन किए और बड़े रन किए उन्होंने। और इस साल तो उन्होंने सिर्फ T20 में 1000 रन कर दिए हैं, जिसमें 3 सेंचुरीज थी। तो उनको एज ए विकेट कीपर लाना, जिसमें सिर्फ इस साल एक मैच में विकेट कीपिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी पाकिस्तान टीम अनाउंस होने के बाद उनको शायद दस्ताने पकड़ा दिए गए। तो ये तरीका शायद गलत है कि एक विकेट कीपर को मेकशिफ्ट विकेट कीपर ना बनाया जाए। और हारिस हमारे पास विकेट कीपर है और वही शायद उनका नंबर 5 नंबर जो है, 4 नंबर, वो मुनासिब नहीं है। वो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं और सबको परफॉर्मर हमने ले लिए हैं, हमने टीम नहीं बनाई अभी तक। जो आपने अभी बात की है ना बैटिंग ऑर्डर की, वो बन नहीं सकती, क्योंकि अगर हम देखते हैं हसन नवाज वो भी ओपनर, हारिस वो भी ओपनर, साइम अयूब वो भी ओपनर, फखर जमान वो भी ओपनर, साहिबजादा फरहान वो भी ओपनर। एक है जो कि हुसैन तलत या इरफान न्याजी को अगर लिया जाता तो मिडिल ऑर्डर हमारी थोड़ी मुस्तहकम हो जाती। मुस्तहकम अभी भी है, क्योंकि यही प्लेयर नीचे खेलेंगे आके। तो ये ओपन कौन करेगा फिर? अगर ये सारे ओपनर हैं तो फिर ओपन कौन करना, किसको करना चाहिए? और फिर जब ये फैसला हो जाएगा कि कौन ओपन करेगा तो बाकी ओपनर्स का क्या होगा? हाँ, मतलब फिर वन डाउन कौन आएगा? जरा एक फॉर्मेशन बनाएं प्लीज राशिद भाई। देखिए, फखर जमान और साइम अयूब बनते हैं कि आपकी ओपनिंग करें, फिर 3 नंबर पे अगर खिलाना चाहते हैं तो वो बन जाते साहबजादा फरहान, 4 नंबर पे हसन नवाज है, 5 पे हारिस खेल रहे हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन बन जाती है। हमें ये देखना है कि फखर जमान कितना फिट है, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, मैच विनर है और उनकी नी का इशू होता है, अल्लाह करे ना हो। तो ये फॉर्मेशन बनती है हमारे 5 प्लेयर्स की और बननी भी चाहिए। साहबजादा फरहान को हम बाहर नहीं कर सकते क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी, और बहुत सारे प्लेयर्स अभी रिसेंटली 2-3 सीरीज से बाहर हुए हैं, तो इसको पूरा मौका मिलना चाहिए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है एशिया कप उसके बाद दुबई में होगा, अभी बांग्लादेश से हम खेलने जा रहे हैं। हम एशिया कप में अगर दुबई में होता है, दुबई में ही होने जा रहा है, तो उसमें जाहिर है स्पिनर्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्पिनर ऑलराउंडर्स क्या देख रहे हैं? आर वी गोइंग इन दैट डायरेक्शन? आर वी बिल्डिंग दैट? देखिए, स्पेशली स्पिनर्स ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा मतलब एक खेल रहा है या 2 खेलने चाहिए। हमारे पास ऑलराउंडर्स ज्यादा है, बैटिंग बहुत लंबी करना चाह रहे हैं और हमने वर्ल्ड कप्स में भी अपनी बैटिंग बढ़ाई, लेकिन बॉलिंग में हम मार खा रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैं उस्मान तारिक की बात कर रहा था जो कोयटा ग्लेडिएटर से खेल रहे थे, पूरे सीजन में सबसे ज्यादा आउट उनके, अभी कैरिबियन लीग भी खेलने जा रहे हैं, तो उनको मौका दिया जा सकता है। अरफात मिनहाज से आए थे और चले गए, वो एक अच्छे थे। सुनने में ये आया कि 2 सेलेक्टर जो कि अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, उनकी कोशिश थी कि वो आए, लेकिन बाकी मेंबरान की कोशिश थी कि मोहम्मद नवाज आए, जिनका डेब्यू 2016-17 में हो चुका था। तो कुछ पुराने प्लेयर्स आए, हमें दिखा के नए और कुछ पुराने प्लेयर इंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे हसन अली आए थे, फहीम अशरफ आए थे, बहुत सारे प्लेयर आए जा रहे हैं, जो कि इल्जाम बाबर आजम पे लगता है कि अपनी टीम बना रहा है। अब वही टीम दोबारा बनने जा रही है। अच्छा राजत भाई, ये बताएं कि बैटिंग लाइन मतलब हाउ इज द टीम फॉर्म्ड? क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड तो 5 बैटर्स, 2 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स, इस तरह चल रहा है, बट इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है या फिर ये देखा जाता है आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं,
कितने आपको बैटर्स चाहिए, कितनी लंबी आप वो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमें बैटिंग पे शायद एतमाद नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा बैटर्स हैं। कंडीशन के ऊपर जरूर होता है, कंडीशन के ऊपर। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो थोड़ी डिफरेंट खिलाते हैं, हम स्पिनर कम खिलाएंगे, और जब हम यूएई में या पाकिस्तान में खेलेंगे थोड़े स्पिनर ज्यादा डालते हैं, और मैक्सिमम मैचेस अगर हम सब कॉन्टिनेंट में खेलें तो चांसेस जीतने के ज्यादा हो जाते हैं। हमारे जो साइम अय्यूब है वो 3-4 ओवर कर सकते हैं, तो ये एक फायदा हो जाता है। लेकिन यही चीज हम बाहर जाएंगे तो हमें ज्यादा रिलाई करना पड़ता है पेसर के ऊपर, पेसर ऑलराउंडर के ऊपर। बैटिंग ऑर्डर 5 बैट्समैन T20 में मेरे ख्याल से बहुत होने चाहिए, फिर नीचे 2 ऑलराउंडर आ जाते हैं। ये फायदा होता है कि हमारा विकेट कीपर या किसी भी टीम का विकेट कीपर या तो ओपन करता है या 4-5 नंबर पे बैटिंग करता है, जिसकी वजह से आपके 5 बॉलर पूरे बन सकते हैं ऑलराउंडर समेत। ठीक, ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू। कुछ देर से जो क्रिकेट अभी पॉज पे चल रही थी अब शुरू हो जाएगी दोबारा। पॉज पे थी ना? हाँ, कुछ मैंने मिस तो नहीं किया था पीछे। तो कैंप तो आपको पता है लगा हुआ है और प्रैक्टिस हो रही है, सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स। तो अभी ले रहे हैं ब्रेक एंड वी विल बी बैक। वेलकम जी। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मकसद तामीरात को कानून के दायरे में रखना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात, इंसानी जानें सबसे इंपॉर्टेंट मुमकिन खतरात से बचाया जा सके। लेकिन ट्रेजिडी बेलगाम करप्शन के बायस आपको पता ही है कि ये इदारा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बिल्कुल नाकाम है, और कराची में ये तासुर आम है कि तामीरात के नक्शे अब कानून के मुताबिक नहीं, मुंह मांगी रिश्वत से तय होते हैं। हाउ सैड इज़ दैट। तो जो बिल्डर तयशुदा हिस्सा अदा कर दे वो हर कानून से आज़ाद है, और जो ना दे नोटिस है। तो हालात तो आपके सामने हैं, आपने देख ही लिया। अब इस पे मजीद हम क्या बात करें। And that is it. Time is up. We are going to see you on Monday, inshallah. See you.